The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. HPPSC 2019 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 द्रव्यों के सामने 4 उचित विकल्पों का सही मिलान करें। तो अगर हम बात करते हैं विष तिंदुक की, तो विष तिंदुक जो है कुबीलू को कहते हैं और वो पॉइजन नट होता है। तो विष तिंदुक जो है वो क्या होता है? पॉइजन नट। ठीक है। जो बासा है उसको कहते हैं मालाबार नट। उसके जो फल होते हैं उनको मालाबार नट कहते हैं बासा के। जो मदन फल होता है वो बामन में काम में आता है, इसलिए उसको कहते हैं इमेटिक नट। जो लता करंज होती है वो विषम ज्वर अग्न होती है, इसलिए उसको कहते हैं फीवर नट। इस हिसाब से अगर हम मिलाते हैं तो पहले का होना चाहिए फीवर का लता करंज, पहले का चौथा होना चाहिए, 2 में दिया है। एमेटिक नट जो है बी का होना चाहिए तीसरा, तो बी का तीसरा केवल बी में दिया हुआ, तो इसलिए यहाँ पर बी आंसर जो है वो सही है। ठीक। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, चरक का अनुसार जो है पवन पृथ्वी व्यतिरेक से किस रस का निर्माण होता है वह बतलाया गया है। यानी भौतिक संगठन पूछा गया है रस का, जिसमें आता है पवन यानी वायु और पृथ्वी। तो इस कौन से रस में वायु और पृथ्वी होते हैं? तो बातवर्धक 3 रस होते हैं, कटु तिक्त कसाय, और पृथ्वी जो होती है वो कसाय वाले में होती है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या है? कसाय। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर कसाय है, डी। फिर आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है, हित का निम्नलिखित में से किस व्याधि का पूर्व रूप है? एग्जाम हॉल के हिसाब से ऑप्शंस पढ़ते हैं, पांडु रोग, अपस्मार, वातिक, हृदय रोग और कफश हृदय रोग। कभी भी भेद होते हैं, जैसे हम सटक्रिया काल पढ़ते हैं तो उसमें 3 होते हैं, संचय, प्रकोप, प्रसर। फिर 3 होते हैं स्थान संशय, व्यक्ति और भेद। भेद वाले में तो उपद्रव आ जाते हैं, और भेद के तो कोई पूर्व रूप होते नहीं भेदज वालों के। तो यहाँ भेदज तो आंसर हो नहीं सकता, तो ये 2 ऑप्शन तो कट हो गए। अब 2 ही ऑप्शन है, एक तो पांडु रोग और दूसरा है अपस्मार। इनमें से 2 में से एक आंसर है। जहाँ तक हम पांडु रोग की बात करते हैं तो पांडु रोग में हृदय कंप नहीं आता है, हृदय स्पंदन आता है। पांडु रोग के पर्याय में क्या आता है? उसमें पूर्व रूप में क्या आता है? हृदय स्पंदन आता है। और काम जो अपस्मार है उसमें आता है हृदकंप। ठीक है। तो यहाँ आंसर जो बन जाएगा वो होगा अपस्मार। तो अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कांस में प्रयुक्त होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, इनको हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि चौथा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको हमको समझना पड़ेगा। तो जहाँ तक बात है चंद्रकला रस की, सभी ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। चंद्रकला रस जो है वो मूत्र कक्ष में यूज होती है। किसने बताई है? रस चिंतामणि ने बताई है। थिकनेस से वो कम करते हैं। दूसरा, चंद्रामृत जो रस होता है वह कांस में देते हैं, क्योंकि चंद्रामृत रस के अंदर टंकण होता है। ठीक है, क्या होता है? टंकण होता है, इसलिए ये कांस में यूज में आता है। और यह किसने बताया है चंद्रामृत रस? तो ये भेषज रत्नावली का ही है। चंद्रोदय रस की बात करते हैं तो उदय जो है, चंद्रोदय और पूर्ण चंद्रोदय रस जो होते हैं वो रस मतलब रसायन और ब्रश प्रॉपर्टी के होते हैं। मतलब क्योंकि इसको हम
इसी को अपन कहते हैं मकर ध्वज और पूर्ण जो है सिद्ध मकर ध्वज। जो मकर ध्वज होता है उसी को चंद्रोदय रस कहते हैं, और जो सिद्ध मकर ध्वज रहता है उसको पूर्ण चंद्रोदय रस कहते हैं। ये रसायन और बरस प्रॉपर्टी वाले होते हैं। चंद्र प्रभा वटी की हम बात करते हैं तो चंद्र प्रभा वटी जो है वो प्रमेय में काम में आती है। और सारंगधर ने सबसे पहले उसको बताया है। यही जो है दूसरे उसकी तुलना करते हैं हम, दो एक से मिलते जुलते जो नाम है, जैसे एक होता है चंद्रकांत रस। जो चंद्रकांत रस है वो कांति होती है हमेशा सिर से, सिरो रोग का है। किसने बताया है? तो रस योग संग्रह ने बताया। और इसी से मिलता जुलता एक और रस छूट जाता है, वो है चंद्रशेखर रस। ये किसने बताया है? तो ज्वर में बताया गया है चंद्रशेखर रस। किसने बताया है? तो रस चिंतामणि ने बताया। ये सभी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। चंद्रकला मूत्रकच्छ का है, ठीक है। और चंद्र अमृत, जैसे शंकर जी के गले में विष है ना फंसा हुआ है, तो जैसे हमारे कांस रोग में खांसी में कफ फंसा रहता है, उसको निकालने का काम है चंद्र अमृत। चंद्रोदय जो है ना, आपके शरीर में रसायन और ब्रश प्रॉपर्टी का उदय करने वाला है चंद्रोदय, जिसको अपन मकर ध्वज भी कहते हैं। और चंद्र प्रभावटी तो सभी को मालूम है कि वो प्रमेय की है। और चंद्रकांत रस सिरोरोग का होता है, चंद्रशेखर रस ज्वर का होता है। तो यहाँ पे आंसर अगर हम जाते हैं तो यहाँ आंसर, अब हमारा आंसर क्या है? चंद्रामृत रस। यहाँ पर चंद्रामृत रस। ये वाला क्वेश्चन नया नहीं है। अगर हम अभी यूपीएससी के पेपर्स में जाएंगे, यूपीएससी के पेपर में 2010 में हमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। नया नहीं है ये, पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाकसाय में बिडंग नहीं है? देखो, बिडंग कुष्ठग्न में भी आता है और क्रमिहग्न में भी आता है। ये नोट्स में लिखा भी है अपना कि बिडंग दोनों में आता है, कुष्ठग्न और क्रमिहग्न में। इसके अलावा सिरोवेचन नस्य द्रव्यों में भी बिडंग रहता है, लेकिन अर्श में नहीं रहता है ना। तो यहाँ आंसर जो है डी बनेगा, अर्शोहग्न जो है नहीं होता है। फिर आते हैं छठवें क्वेश्चन में। छठवें क्वेश्चन में कहा है कि सुश्रुत अनुसार लोहिता त्वक का प्रमाण कितना होता है? तो जो पहली थी अवभासनी, जो 1/18 विधि होती थी, और अपन ने याद किया था अपना जो फंडे का क्वेश्चन आ गया। तो नंबर 1 की लड़ाई, है ना, नंबर 1 की लड़ाई, यानी कि नैछंद व्यंग का स्थान क्या होती है? लड़ाई यानी लोहिता होती है। और वो कब चालू होती है? 16 साल में, जब वो 12वीं में पीएमटी पीएचडी देते हो। ये अपना फंडा था, इसको याद रखने का। फंडे से कोई भी चीज़ गलत नहीं होती। नंबर 1 की लड़ाई 16 साल में चालू होती है। इसका आंसर ए है 16 ब्रीही, है ना। 1/8 वो उसकी थी ताम्रा की। 1/12 क्रीम लगाने वाली की, चर्मदल वाली अजगल्ली का मशक वाली श्वेता की थी, है ना। अब बढ़ते हैं, दूसरी विषादी अगत का प्रयोग किसके साथ निर्दिष्ट है? ठीक है। तो अगत जो है, दूसरी विषादी जो अगत होता है, वो ना तो कोष्टम्बू ना सीतम्बू के साथ दिया जाता है, वो मधु के साथ दिया जाता है। मधु के साथ ही चीजें चटाने के लिए बोली गई। मधुचिस्त लिखा रहता है, तो इसका आंसर क्या है? मधु। इसके बाद बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया हुआ कार्य, यानी बच्चे को जन्म होने के बाद मार डालने का काम, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अधीन दंडनीय है? ठीक है। तो जहां तक इसमें 302 जो है वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 302 जो है वो तो वध पे या शिशु वध पे लगता है, और ये गर्भपात की श्रेणी में आते हैं बाकी सारे कानून। तो एक एक देख के एक एक को अपन समझ लेते हैं। हमने याद किया था कि आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड होता है, उसकी धारा जो 312 जो होती है, वो सहमति से गर्भपात के लिए होती है, यानी पत्नी राजी। अब गर्भपात आप खुद, आपके अंदर पेट में तो बच्चा है नहीं है, बच्चा किसके पेट में है? महिला की। तो महिला की सहमति से गर्भपात कराओगे तो जो धारा है वो आईपीसी की 312 लगती है। आईपीसी की धारा जो है 313 लगती है। दो बच्चों में हमेशा सहमति होती है, फंडा मैंने आपको याद कराया था।
3 बच्चे जब होते हैं, 3 बच्चे में तो सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, तो 3 बच्चे बिना सहमति से, मतलब जो गर्भवती है सहमति से गर्भपात के लिए 313 होती है, बिना सहमति से गर्भपात के लिए। उसके आगे बढ़ते हैं, 314 जो होती है वो होती है गर्भपात, हम करा रहे हैं बच्चे का, गर्भपात करा रहे हैं और गर्भपात कराने के क्रम में, मतलब ड्यूरिंग एबॉर्शन में गर्भिणी ने अपनी जान दे दी, 4 कंधों में वो चली गई, ऐसा करके मैं याद कराता हूँ। मतलब 2 बच्चों के लिए उसकी हाँ थी, 3 बच्चों में उसने मना कर दिया, असहमति दे दी, है ना, असहमति दे दी, और चौथे बच्चे में चौथी लग गई तो उसकी मृत्यु हो गई। 315 होता है, वो होता है कि गर्भस्थ शिशु जो होता है, गर्भस्थ शिशु जो होता है वो जीवन क्षम होने के बाद पश्चात उसको अपन गर्भपात कराने चाहते हैं, तब जाके वो 315 लागू होता है। तो 315 का ही क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है, 315 का आंसर इसका 315 है। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं हम 9वें क्वेश्चन में। तो 9वां क्वेश्चन है, क्रुद्धम सूरम आकुद्धम भीरु लक्षण किस में आता है? तो ये क्वेश्चन जो है आपको समझना चाहिए कहाँ से आया है। तो जो हम मानस प्रकृति पढ़ते हैं उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मानस प्रकृति में से लाइन में कहा गया, क्रोधम सूरम, वो व्यक्ति जो जब गुस्से में होता है तो सूरवीर होता है और गुस्से में नहीं होता है तो भीरू यानी डरपोक होता है। ये प्रवृत्ति अपन ने देखने को मिलती है सांप के अंदर। सांप जब गुस्से में होता है तो फन से अपना डंक मारता है, मतलब डसने का प्रयास करता है, और सांप अगर गुस्से में नहीं होता तो चुपचाप झाड़ियों में जाके भाग जाता है। ठीक है, तो ये इसके बाद में आते हैं निशंस करनाम श्रेष्ठा, यानी कि जो आपको डाउट्स को दूर कर देता है, मतलब बिल्कुल डाउट रहित बना देता है, ऐसी कौन सी चीज होती है? ये दोनों में है, वैध समूह निशंस करना और दृष्ट कर्मता निशंस करना। यानी कि जैसे आपको कहीं पर बहुत सारे एक्सपर्ट मिल जाए एक ही जगह, तो आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं, और एक व्यक्ति जिसके पास बहुत अनुभव है, सालों से उसने वो काम किया हुआ है, तो उसके संपर्क में आने पे भी आपके डाउट्स दूर हो जाते हैं। तो ये श्रेष्ठ भावों का है। श्रेष्ठ भावों से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। चरक सूत्र अध्याय जो 25 है उसका 40वां श्लोक है, जिसमें 152 श्रेष्ठ भाव बताए गए, उसी में से ये क्वेश्चन आता है। यहाँ पर इसका आंसर बहुत है, दोनों है, दोनों वह निशंस का नाम कौन है, वैध समूह और दुष्टकर्मता दोनों है। फिर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्य रेनन कुलेसी फैमिली का नहीं है? ममीरा, वत्सनाप, अतिविसा और लांगली। ये ममीरा, वत्सनाप, अतिविसा, प्रतिविसा, ये सब जो है रेनन कुलेसी फैमिली के ही होते हैं। लांगली की जो फैमिली होती है वो लिली ऐसी होती है, प्याज के कुल में आता है वो, है ना। लांगली की फैमिली कौन सी होती है? लिली ऐसी होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या है? लांगली। फिर आते हैं मुख वैशद्य शोष प्रहलाद कर कौन से रस का लक्षण है? ठीक है, ये षड रस जब अपन पढ़ते हैं, षड रस विकरण में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अपन उसको बहुत गौर से पढ़ते हैं अच्छे से। चरक में जो आते बद का भी अध्याय, वहां पर ये टॉपिक आता है। तो जो यहाँ पर बोला है, मुख में विषदता शोष प्रहलाद और प्रहलाद उत्पन्न करने वाला कौन सा रस है? जब हम कसाय रस के बारे में पढ़ते हैं तो कसाय रस वो भी जड़ता उत्पन्न करता है, शोष उत्पन्न करता है, विषदता उत्पन्न करता है, लेकिन कसाय रस के सारे प्रभाव जो हैं वो रसन पे होते हैं। रसन यानी जीभा पे होते हैं। वो आपकी जीभ में जड़ता स्तब्धता उत्पन्न करता है रसन पे। यानी जैसे अपन जामुन खाते हैं, केंत खाते हैं, तो खाने में तो अपन खा लेते हैं, जीभ अपनी बेकार हो जाती है। और तिक्त रस जो कड़वा रस होता है, लाइक नीम जो है, वो मुख में विषदता शोष और प्रहलाद उत्पन्न करता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, मुख विषदता शोष प्रहलाद, ये तिक्त आंसर है इसका। जबकि हम जो कटु पढ़ते हैं वो श्रावण, वो किस किस को इम्पेक्ट करता है? कटु जो है वो तीनों को इम्पेक्ट करता है, मुख, नासा, अक्षी। कटु का मतलब होता है मिर्च। मिर्च हम जो खाते हैं तो मुख, नासा, अक्षी सभी से जो है श्रावी, सबसे श्राव निकलने लगता है, नाक बहने लगती है। तो कटु में मुख के अलावा नासा, अक्षी भी लिखा आता है। क्योंकि यहाँ हमारे पहचानने की परीक्षा है, तो ये मुख शब्द से ना तो आपका ये ऑप्शन सही हो सकता था, ना ये हो सकता। लवण में तो विधाई आता है, तो विधाई यहाँ लिखा ही नहीं है कहीं से कहीं तक। तो इसका आंसर जो है 12वें का आंसर जो है सी है, मुख। फिर आते हैं, ना ही ज्ञान अभिन्न के एगम ज्ञानम उपलब्धि, यह संदर्भ किस संहिता का है? ठीक है,
तो अक्सर आपने क्रिकेट में देखा होगा, जैसे बहुत फास्ट बॉलर लेके आ गए, है ना? लेकिन जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी होता है वो सबको खेल जाता है आराम से, उस विकेट नहीं गँवाता है, वो आराम से खेल लेता है। तो अगर कोई व्यक्ति एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पहली बार देखता है तो उसको लगता है यार क्या हुआ? ऐसे तो क्या हमको चरक सुश्रुत संहिता के सबके एक-एक श्लोक याद करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। आज भी मुझे याद है कि ये क्वेश्चन मैंने अपने जीवन में पहली बार, से लगेगा कि मैं बुजुर्ग व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी कह देता हूँ, उज्जैन, पहले उज्जैन नाम के जो अपना शहर है, वहाँ की भी अलग पीजी होती थी। उज्जैन पीजी का एक्सपीरियंस है, पहली ही शायद एग्ज़ाम थी मेरी तो देने वाली। 2005 में एक पेपर दिया था, उसमें ये क्वेश्चन था। तब से मुझे ये क्वेश्चन याद है कि इसका मतलब ये होता है कि ज्ञान के एक अवयव का अंश आपको जो है पता चल जाता है, उसका मतलब आप संपूर्ण विषय के ज्ञाता नहीं हो जाते। तो यहाँ पर ज्ञानम लिखा रहता है, ये श्लोक रिपीट होता है और एक जगह ज्ञान लिखा आता है, एक बार विज्ञान लिखा आता है। ठीक है? तो इसको पुनरुक्त दोष कहते हैं दंत युक्ति में, तो एक प्रकार से पुनरुक्त दोष का यह उदाहरण है कि जो एक ही चीज़ रिपीट हो जाना। तो अगर चरक विमान अध्याय आप 4/5वाँ श्लोक देखोगे तो भी आपको ये मिलेगा, एक जगह ज्ञान लिखा रहेगा एवं फिर आप जाके 7वें अध्याय में जाओगे, चरक के विमान में, ठीक है? 7वें अध्याय में जाओगे तो उसमें भी चौथा सूत्र यही मिलेगा, ये लाइन मिलेगी। और ये तंत्र युक्ति में पुनरुक्त जो एक दोष होता है, रिपीटेशन ऑफ द टॉपिक, उसका एक उदाहरण है, इसलिए आपसे ये पूछा जाता है। इस श्लोक को पढ़ के आप ये ना समझने लग जाएं कि हमें एग्जाम देने के लिए लगभग सभी संहिताओं के सभी श्लोक याद करना है। तो जो अनुभवी होता है उसको मालूम है ये चरक संहिता का श्लोक। यहाँ तो चरक संहिता पूछा गया उस एग्जाम में, उज्जैन की चरक के स्थान में पूछा गया था कि निदान में, विमान में, सूत्र में है। तो ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है और उसी आधार पे ये मेरे से सही होगा, आगे आप लोगों से भी सही हो जाएगा, इसके बाद में आप लोगों से भी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन निम्नलिखित में कौन सा एक खरलीय रसायन नहीं है। खरल यानी कि जो अपन खरल में पहले पारद गंधक लेते हैं, फिर उसकी कचली बनाते हैं, फिर दूसरी धातुएं मिलाते हैं, उसका नहीं है। तो इसका आंसर है समीर पन्नाग्रस, क्योंकि यह समीर पन्नाग्रस जो है वो खरली रसायन ना होकर कुपीपक रसायन होता है। क्या होता है? कुपीपक रसायन में आता है। ठीक, तो 14 का आंसर क्या है? सी। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, 15वें क्वेश्चन में आते हैं। 15वां क्वेश्चन पूछा गया है, मनाशिला का शोधन करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो हड़ताल का कुष्मांड में होता है, मनाशिला का अगस्त में होता है। ये तो मैंने शुरू से रटा रखा है, लेकिन अगस्त के अलावा मनाशिला का जो है शोधन श्रृंगवेर यानी सुंडी में भी होता है और बीज पूरस में भी रहता है। इसका आंसर ऑल है। ये थोड़ा सा गौर करना है केवल, क्योंकि अगस्त जो है जबान पर रटा रहता है, एक ही आंसर लगा देता है व्यक्ति। जबकि यहाँ ध्यान रखना कि मनाशिला के पास बीजा है, बीसा है, बीजा, बीज पूरस, श्रृंगवेर और अगस्त, है ना? मन को शिला बना लो तो आपका भी वीजा लग जाएगा। फिर आते हैं 16वें क्वेश्चन में, निम्न में से कौन से मास में गर्भ शरीर में पंच पीड़िका निर्मित होती है? तो पंच पीड़िका या गात पंचकम की उत्पत्ति जो है वो तीसरे महीने में हो जाती है। दूसरे महीने में पिंड पेशी अर्बुद बनते हैं, तीसरे महीने में गात पंचक या पंच पीड़िका बनती है। 5वें में तो रक्त और मांस में विशेष वृद्धि होती है, 7वें में सर्वांग अवयव बन जाते हैं। तो आंसर यहाँ तृतीय है। फिर आओ चरक के अनुसार जात जात कर्म अनुसार किन अवयवों का शोधन करना चाहिए? तो पहली चीज तो एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, नया क्वेश्चन नहीं है हमारे लिए, तो हमें याद है आज भी। ये जामनगर जो है 2006 में ये क्वेश्चन पहले भी 2006 नहीं 2007 में पहले भी आ चुका है। ठीक है कि जात क्रम में मुख्य विशोधन का क्रम क्या है, और इसी को याद कराने के लिए मैं एक फंडा जो है वो क्लास में बोलता हूँ। ताक, एक शब्द होता है ताक झाक, ताक झाक की जगह आपको याद करना है, बोलना है ताक जीवा, ताक जीवा, ताक जीवा। ऐसे करके मैं आपको बार बार बोल के रटाता हूँ क्लास में कि ताक जीवा, ताक जीवा, ताक जीवा। तो ताक जीवा यानी तालु कंठ और तालु ओष्ठ कंठ, ये हो गया ताक और जीवा, है ना? ये फंडे का क्वेश्चन है, ये कभी आपसे गलत होना नहीं चाहिए, ना इसमें आपको ज्यादा टाइम लगना चाहिए। ठीक, आते हैं अरोचक विदिशाय कांस जायते स्निग्ध शुक्ल मोक्ष एक क्षणा। तो अभी जब मैंने आपको कुमार वेद के अंदर बाल सोच पढ़ाया था तो मैंने कहा कि सोच के त्रिरूप षटरूप एकादश रूप होते हैं, पर यहाँ जो बच्चों में जो बाल सोच होता है उसमें ऐसे नहीं होता है। उसमें अरोचक विदिशा कांस और मुख का और नेत्रों का स्वेद होना, ये लक्षण मिलते हैं। तो ये
जो है बालसोस का है। अतिसार एवं जो है काक तुल्य गंध गंध जो है, अतिसार और काक के समानता जो है, काक तुल्य पूती गंध लक्षण किस बाल ग्रह से पीड़ित में देखते हैं? कौन सा बच्चा करता है काव 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 काव? तो फंडे का क्वेश्चन आप कभी भूल ही नहीं सकते, कभी किसी क्वेश्चन को गलत कर ही नहीं सकते। काव काव बच्चा दिन में पूरा सोता है, लेकिन रात में करता है वाह 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 वाह। तो 19 का आंसर क्या है? पूतना। द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द डेथ इन सोफिस्टिकेटेड बर्ड इच क्या होता है? इच में हार्ट डिसीज के कारण होता है। फिर आते हैं सुश्रुत अनुसार कांड भग्न के भेद कितने होते हैं? इससे पहले पेपर में कांड भग्न के भेद में वो दो भग्न के भेद पूछे थे, उसका आंसर 2 था, कांड भग्न और संधि ज्योति। और कांड भग्न के भेद सुश्रुत में जो है वो 12 बतलाए गए हैं। कांड भग्न 12 होते हैं और संधि ज्योति जो है वो 6 प्रकार की होती है। फिर आते हैं वितान बंध का प्रयोग किस अंग में किया जाता है? तो जैसे गली में अपन टेंट तान देते हैं, वैसे ही सरदार लोग अपने सिर पे पगड़ी तान देते हैं। तो सिर में जो है कटी कपाल में कौन सा बंध होता है? वितान होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? मूर्धा। अपांग में तो जो है चीन होता है। कौन सा बंध बांधते हैं अपांग में? यहाँ पर चीन बंध बांधते हैं। शंख में कौन सा है? अनुशंख खटवा। यहाँ पर कौन सा शंख में कौन सा बंध बांधा जाता है? खटवा बंध बांधा जाता है। यहाँ पर आंसर केवल एक सही है, वो है मूर्धा। फिर आते हैं सुश्रुत अनुसार विश्रावण कर्म के लिए शस्त्रधार का प्रमाण क्या है? ये क्वेश्चन तो ब्रह्मास्त्र जो अपन बैच पढ़ रहे हैं उसी का विजन क्लियर करता है कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मासा मासक का क्वेश्चन आता है, श्रेष्ठ भाव में से क्वेश्चन आता है ना, शस्त्रों की धारा का प्रमाण आता है। इससे पहले हम लेखन के लिए वो मतलब छेदन के लिए पढ़ चुके हैं कि छेदन के लिए कौन सी धारा होती है। इस टाइप का क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। अब हम इसको अच्छी से समझ चुके हैं कि सबसे कम धारा जो अर्ध केस की होती है वो छेदन करने के लिए होती है, क्योंकि छेदन का मतलब होता है काट के अलग कर देना। ठीक है। उसके बाद में जो है हम कभी कभी अच्छा लिखते हैं तो मशहूर हो जाते हैं, तो लेखन से आधे मशहूर, और जो भेद कर लेते हैं वो पूरा मशहूर हो जाते हैं। मशहूर हो जाता है तो पब्लिक में भेद करने लगते हैं। जो केस हैं वो बीबी के केस होते हैं, बीबी केस। तो वैधन और विश्रावण के लिए कौन सी धार होती है? वैधन और विश्रावण के लिए होती है केस की। इसको मैं सिंपल भाषा में आपको बार बार याद कराने के लिए बोलता हूँ, बीबी के केस। किसके बाल कटवाओगे भैया? बीबी के ही कटवाओगे ना, बीबी केस। मेरे ख्याल से अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए आपको, अब तो आपको मतलब कभी भी आपसे गलत होना नहीं चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन से, है ना। यही इसका फायदा है, ये जो ब्रह्मास्त्र पढ़ने का बस यही फायदा है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बस आपने कहा बस ये बॉल पे तो चौके की बॉल है। जैसे खिलाड़ी रहता है ना तैयार, ये कहीं बॉल डाली तो उसको मालूम है कि इसमें तो 6 मारना है मुझे। फिर आ क्रियाम ध्रुवो मृत्यु क्रियाम संसो भवेद, ये भी अपने पुराने पेपर लगाने का एक फायदा है। ब्रह्मास्त्र जो बैच अपन पढ़ रहे हैं उसका फायदा है कि ऐसे क्वेश्चन अपन बार बार देख रहे हैं। इससे पहले हिमाचल पीएससी का अपन ने 2014 का पेपर लगाया था, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 25 था कि काय की चिकित्सा में निर्देश है। तो हम सभी को मालूम है कि अस्मर की चिकित्सा में निर्देश है ना। चरक में ये सन्निपातोदर में है और हारित में ये चीज जो है वो जलोदर के लिए बताई गई है। फिर आते हैं 25वें क्वेश्चन में। 25वां क्वेश्चन पदार्थ विज्ञान का है। पदार्थ विज्ञान में दर्शन के प्रवर्तक बताए गए हैं। तो कपिल से मैं याद कराता हूँ, कपिल के शो में टीआरपी बहुत ज़्यादा है, बहुत संख्या में दर्शक हैं। कपिल देव जो है उनने बहुत ज़्यादा विकेट लिए गए इंडिया से, तो संख्या और कपिल का संबंध है। ठीक है। वेदांत जो है वो वेद व्यास बदरायण द्वारा, उसके रचयिता बदरायण है, वेद व्यास हैं। न्याय जो है वो गौतम का है, पक्षपात। और योग जो है वो पतंजलि का है। सांख्य जो है वो कपिल का। तो यहाँ आंसर क्या है? सांख्य। फिर आते हैं सांद्रो विदग्ध लवण कफ, मतलब सिर में संचित जब सांद्र विदग्ध लवण कफ जो है वो पित्त के ताप से पिघल के नाक से आने लगता है, तब उसे क्या कहते हैं? तब उसको हम जो है पित्त के कफ से पिघल के आने लगता है तो उसको भ्रंशतु कहते हैं। ठीक है। इसका आंसर भ्रंशतु है। ये दीप्त तो हो नहीं सकता कि नाक जलती हुई धुएं जैसी प्रतीति होना, वो कहलाता है दीप्त। नासा प्रति ना प्रति लगना यानी कि अपोजिट मार्ग से चीजें आने लगना, विगुण मार्ग है ना, विपरीत मार्ग से चीजें आती हैं तो उसको प्रतिना कहते हैं। तो ये दो ऑप्शंस वैसे भी सही नहीं थे।
अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज होते हो तो, है ना। और ऊती नस में बदबू आती है, तो यहाँ तो शांत विदग्ध जो है लवण जैसा कफ आ रहा है, वो भ्रंश तू का, तू करोगे मुंह में कोई भी कफ आता है तो अपन तू करते हैं, कफ आता है तो तू करते हैं, भ्रंश तू का ही। फिर अब परिस्रावी भगंदर में किस दोष की प्रधानता होती है, तो अपन ये रेगुलर रूप से देख रहे हैं। कभी शंभु का वर्त भगंदर पूछ लेते हैं कि वो कितने प्रमाण का होता है, कभी उष्णगिरी पूछ लेते हैं। ये यहाँ परिस्रावी पूछा, अपन को याद है स्राव, परिस्रावी में स्राव आता है, स्राव कहाँ से निकलता है, मुंह से, और स्राव कफ का लक्षण है। तो परिस्रावी भगंदर जो है वो क्या होता है, कफज होता है। वातज जो है वो सतपोनक होता है, शौच 100 छेदों वाला होता है सतपोनक। पित्तज जो है पित्त उष्ण होता है, तो ऊँट की ग्रीवा जैसा होता है, उष्ण ग्रीव ऊँट की ग्रीवा के जैसा होता है। कफज जो है वो परिस्रावी होता है। और शंभु का वर्त जो है वो सन्निपातज होता है। शंभु एक नहीं मिलेगा नदी के किनारे, बहुत सारा मिलेंगे। और जो उन्मार्गी होता है वो क्रमिच होता है, क्रमि के कारण होता है। ठीक है, इसका आंसर है कफज। फिर आते हैं, किस तेज सूक्ष्म अस वाले नुकीले तलवार या सींग से उत्पन्न व्रण को क्या कहते हैं? तो तेज सूक्ष्म धार वाले जो नुकीले सींग से जो होते हैं, जो जब भी आपके शरीर में प्रवेश करेंगे तो उससे उसको विद्ध कहते हैं। विद्ध यानी पंचर, जब जो है शार्प ऑब्जेक्ट होता है तो उसको पंचरिंग कहते हैं। लेकिन जब ये आशय में भेद कर देंगे, यानी ये सींग तलवार नुकीली चीजें कहाँ चले जाएंगे, आश्रय में चले जाएंगे, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, विद्ध, विद्ध कहते हैं। विन्न मतलब क्या कहते हैं, विन्न कहते हैं। इसलिए इसके दो आंसर सही है, ए और सी। एग्जाम में दोनों ही फिर बाद में हमको ग्रेस देना पड़ा था। इसका आंसर है ए और सी। फिर आते हैं, महावास्तु परिग्रह जो है किस प्रमेय पीढ़ी का है, तो मैंने वो आपको बोला है कि जो कच्छपिका होता है उसमें अपन सुई चुबाते हैं, निस्तोत पीड़ा होती है तो अपने शरीर को अंदर की तरफ खींच लेता है। कच्छपिका का है महावास्तु परिग्रह प्रमेय पीड़िका में। फिर आप चरक के अनुसार किंसोदक के समान स्राव होना कौन से पितर का लक्षण है, तो स्पेशल क्वेश्चन है। जिस रोग में जो दोष होता है उसी में कलर चेंज होता है। वातज पितर में कलर चेंज होता है, वो किंसोदक के समान होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कटी प्रति समन्ताद वेदना निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? ठीक है, तो कटी प्रति समन्ताद वेदना ये एमपीपीएससी में आया था भैया, और एमपीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा था, और उसके हिसाब से उपस्थित विश्व सही आंसर था, होना था, लेकिन उन्होंने चरक जोड़ दिया था, है ना। कुछ मतलब ये क्वेश्चन पूछा था लेकिन थोड़ा सा शब्दावली चेंज कर दी थी, लेकिन आंसर पे वो अड़िग रहे थे अपने। ये जो है उपस्थित विश्वा का होता है कटी पृष्ठ समन्पति समन्ताद वेदना। उसमें क्या, उपस्थित विश्वा, आसन विश्वा, और ये दोनों ऑप्शन में दिए हुए थे, है ना। और उस कारण से क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो रहा था, क्योंकि आसन विश्वा में भी जो है उपस्थित विश्वा को ये आसन विश्वा कहते थे। ठीक है, लेकिन अगर सोचो ये 2000 मतलब ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इस टाइप का, ये अपन को इससे समझ में आ रहा है। फिर अष्टांग हृदय के अनुसार वातज स्तन रोग, स्तन दोष में कौन सी औषध देना चाहिए, है ना। तो भैया ये कंटकी, ये तो तरण पंचमूल तो डाययूरेटिक होते हैं, पित्त में चले जाते हैं, ये भी बात में कफ में चले जाते हैं। दसमूल ही होता है बात के लिए, तो आंसर क्या है इसका, दसमूल। फिर आओ, गृहस्थी में कहाँ सिदा वेदन कराना चाहिए, तो गृहस्थी में एक बोलता है कि जो वेदना होती है वो पाँव से चालू होती है, ऊपर की तरफ जाती है। एक कहता है, एक आचार्य बोलते हैं कि स्पिक से चालू होती है और नीचे की ओर जाती है। तो बीच में जानू पड़ गया, जानू के ऊपर या चार अंगुल ऊपर या नीचे कराते हैं, है ना। और ये कोई क्वेश्चन नया नहीं है कि पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। मतलब क्वेश्चन अगर हम गौर करते हैं, जो हमारी आदत है, तो सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन देखा था जामनगर में, वो भी 2005 की। तब से क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, तो नया नहीं। फिर आते हैं, हृदय मन्यते च्युतम कौन से कांस का लक्षण है जिसमें हृदय अपने स्थान से हट गया ऐसा प्रतीत होता है? क्षैज कांस में जब व्यक्ति खांसता है खूब जोर से, तब उसको ऐसा महसूस होता है कि वो अपने स्थान से हट गया है। तो ये क्षैज कांस का है, चरक का ही है, एग्जाम में आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आज तक अभी आपके लिए नया था, लेकिन अब उसको ध्यान रखना है आपको, नोट्स में है।
फिर आते हैं निम्न में से कौन सा मज्जासार पुरुष का एक लक्षण है। ठीक है, तो माना स्थितम मन वाला तो हमेशा सत्वसार का निकलेगा। सुत्ति विज्ञान वित्तत्वम सुकुमार उच्चता सुकुमार तो शुक्र वाले का निकलेगा या मेध का निकलेगा। क्लेश वाला तो अच्छे से याद है कि वो क्लेश वाला तो अस्थिसार का होता है। ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर ये सही है। फिर हम मिश्रक स्नेह का प्रयोग किस गुल्म की चिकित्सा में किया जाता है। बहुत क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मिश्रक स्नेह अपन कफज गुल्म में यूज करते हैं। कफज गुल्म का है, चरक में बताया गया है। फिर आए 37 में संग्राहक वातहर दीपनीय विश्राणाम जो है कौन से द्रव्य के लिए कहा गया है। तो ये तो फंडे का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने बार बार सॉल्व किए हैं। मुस्ता में जो है संग्राहक दीपनीय पाचनी आता था और सोना पाठा में संग्राहक पाचनी दीपनीय आता था। और ये अपन ने ये फंडा बनाया था कि प्रश्न बाजीगरण पे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं बाजीगरण के एग्जाम में, तो प्रश्न पढ़ने का है। फंडे का क्वेश्चन है, इसलिए आप बिल्कुल भी उसको टाइम नहीं बर्बाद करोगे, ना इसको गलत कर सकते हो। फिर आओ बंधु जीव प्रतिकासम निम्नलिखित में से किस अक्षिरोग का है। तो ये भी फंडे का क्वेश्चन है, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। अपन ने कहा था कि बंधु जीव पुष्प को जो है तांबे के जैसा होता है, कोई भी उसको स्पर्श नहीं करेगा, है ना, अन्यथा मैं उसकी जो है आंखें रीठे में डूबी जैसे कर दूंगा। तो इस प्रकार से हमने पूरी कहानी रची थी रक्तच अभी अधिमंत की, कि वो बंधु जीव प्रतिकासम होता है, ताम्यति उसमें लक्षण आता है, स्पर्श असहन आता है, रीठे में जैसा डूबा हुआ प्रतीत होना ये उसमें आता है। तो ये वाला क्वेश्चन तो फंडे का क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता कि ये रक्तज अधिमंत का है। फिर अब ये नया क्वेश्चन है कि सारंगर के अनुसार अनुवासन बस्ती में शतावरी और सेंधव की उत्तम मध्यम और हीन मात्रा कितनी होती है। उत्तम मात्रा, हीन मात्रा और जो है मध्यम और हीन मात्रा पूछी जा रही क्रमशः। उत्तम मात्रा जो है इसमें जो बताई गई है वो है 6, मध्यम होती है 4 और हीन होती है 2 मासा। तो 4, 6 और 2 मासा, 442 मासा आपको आज से याद रखनी है। नया क्वेश्चन है, गौर कर लेना है। अनुवासन बस्ती का सतावा और सेंधव की मात्रा। फिर और 40वां क्वेश्चन, इससे पहले अपन ये क्वेश्चन देख चुके हैं, लेकिन वहां पर पंचकारमानी तु कुर्वित डेट 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 विचार्यन करके अभी अपन ने पेपर लगाया, जिसमें था उत्तराखंड पीएससी का 2022 का जो पेपर था, और बार बार ये क्वेश्चन आता भी है। उसमें क्वेश्चन नंबर 77 था, मात्रा कालो विचारे। अब इसमें पहली लाइन पूछी गई तानी दोषाणाम। तो तानी उपस्थित दोषाणाम, उपस्थित दोषों में क्या करते हैं हम, पंचकम कराते हैं स्नेह स्वजन के बाद में मात्रा काल पे विचार करके। फिर आओ चरक संहिता अनुसार सुधा क्षीर यानी स्नोई क्षीर कब इकट्ठा करना चाहिए। तो चरक में स्नोई क्षीर जो है वो शिशिरांते, है ना, शिशिर ऋतु में करना चाहिए और 2 से 3 साल पुराने जो है वृक्ष से करना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आता रहता है, नोट्स में है, गलत हो ही नहीं सकता है। फिर आओ अष्टांग हृदय के अनुसार गुल्म तूनी पितुचुनी जितम निम्नलिखित में से किसका कर्म है। 42 का आंसर जो है कुलत है, ये भी नोट्स में लिखा हुआ है। और बार बार मैं समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स में इसीलिए लिखा गया है क्योंकि पहले भी पूछा जा चुका है। फिर बढ़ते हैं अगला, बाघट अनुसार परिप्लुता योनि व्यापक में किस दोष की प्रधानता होती है। तो परिप्लुता में परि का मतलब जो है वो एक वेग रोकती है और आहार का रहता है। तो परिप्लुता जो है वो दोनों ही क्या होती है, वात पित्तज होती है। इसका आंसर क्या है, वात पित्तज। फिर आओ निम्नलिखित में से तालु रोग कौन सा नहीं है। अधरुस तालु रोग होता है, अलास अलास नहीं होता है क्योंकि अलास जीवागत रोग होता है। कई लोग जीवा से भी आलसी होते हैं, मतलब कोई काम देते हैं तो उनको फोन लगाने में भी आलस आता है। तो अलास जो है जीवागत रोग है, वो तालुगत रोग नहीं है। कह रहा हूँ यापना बस्ती व्यापक की चिकित्सा, ये चरक के सिद्धि स्थान में आती है। यापना बस्ती व्यापक में दीपन चिकित्सा बताई गई। तो मैं पढ़ाते समय बोलता भी हूँ कि पारी गार्भिक रोग में भी दीपन है, ये अपना बस्ती व्यापक में भी दीपन चिकित्सा की जाती है। चरक सिद्धि स्थान में है ये।
फिर आते हैं चक्र तेल किसकी चिकित्सा में निर्दिष्ट है? अपपाटिका, पालित में तो नील तेल वगैरह है। और निरुद्ध प्रकाश, अहिपूतना में तो तेल नहीं है, निरुद्ध प्रकाश में है, जरूर है, उसको मार्ग को चौड़ा करने के लिए। तो निरुद्ध प्रकाश में बताया गया चक्र तेल। फिर आए अष्टांग हृदयानुसार जो है स्तन मूल मर्म भेद से मृत्यु का कारण क्या होता है? तो मर्म वाला प्रकरण हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जो बक्षु मर्म होती है, यानी बक्ष में जो मर्म होती है उनमें चोट लगती है, तो लंग्स जो है उसमें डैमेज होके कुछ ना कुछ भरने लगता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इनको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। अपस्तंभ जो होती है वो सबसे ऊपर की ओर होती है थोड़ा। तो अपस्तंभ में वातपूर्ण कोष्ठता होती है, चोट विद्ध होने पर वातपूर्ण कोष्ठता देखने को मिलती है। अपस्तंभ के बाद में आता है स्तन रोहित। रोहित यानी जो लटक रहा है, तो चढ़ रहा है बेल जैसा, तो वो ऊपर की ओर होगा। स्तन रोहित में लोहित पूर्ण लिक्विड आ जाता है, इसमें बात थी, इसमें लिक्विड आता है, लोहित पूर्ण कोष्ठता होती है। और जो स्तन मूल होता है, मूल तो हमेशा नीचे ही होता है, तो स्तन मूल नीचे की तरफ होते हैं, नीचे की चीजें भारी होती हैं, तो कफ पूर्ण कोष्ठता इसमें आता है, कफ पूर्ण कोष्ठता। ये अपन से क्या पूछ रहे हैं? किसमें स्तन मूल में मर्मभेद करने से मृत्यु का कारण क्या होता है? तो इसका आंसर क्या है? सी है, कफ पूर्ण कोष्ठता। ठीक। अब आते हैं अपन अष्टांग हृदय मतानुसार स्नेहन फुटपाथ में को कितनी मात्रा में धारण करना चाहिए? जब भी हम क्रियाकल्प पढ़ते हैं तो वो तो फंडे से पढ़ते हैं, तो फंडे वाली चीजें कभी गलत नहीं की जाती हैं। पहले देखते हैं अपन फुटपाथ का फंडा क्या है। तो आप फंडे को याद करो। फंडा है लव से रहो, लव से रहो, ये अपना फंडा है। यानी कि पहला होता है लेखन फुटपाथ, है ना। दूसरा होता है से का मतलब होता है स्नेहन, और रहो का मतलब होता है रोपण। ये तीन फुटपाथ होते हैं, लेखन, स्नेहन और रोपण। लेखन की मात्रा होती है 100, स्नेहन की होती है 200 और रोपण की होती है 300। अब देखो कहाँ लिखा है 200, बी आंसर सही है। ठीक है। हमेशा। अब आते हैं अष्टांग हृदय मतानुसार मध्यम धूम की लंबाई कितनी होती है? पर्याय जो है, ये पर्याय आपको धूमपान के जो पर्याय होते हैं ना, ये सारंगधर में बताए। किसने बताए? सारंगधर ने बताए। ये लिखे भी हैं सारंगधर के उत्तर तंत्र के नोट्स में। ये पर्याय बताया उन्होंने कि मैंने फंडा भी बताया उस क्लास में, तुलनात्मक अध्ययन की जो पहली क्लास है, कि जो अपन कोई भी प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, प्रायोगिक परीक्षा देते हैं, तो प्रायोगिक परीक्षा जो है वो समन का माध्यम होती है। माध्यम बोल रहा हूँ मैं, मध्य करके लिख देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। समन का माध्यम होती है प्रायोगिक परीक्षा। और मृदु स्नेह जब हम करते हैं, छोटी छोटी मालिश किसी की करते हैं, तो मृदु स्नेह जो है, स्नेह से क्या होता है, व्यक्ति की, जैसे बच्चों में मृदु स्नेह करते हैं तो वो भ्रंगण हो जाता है, उसका मालिश करने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। तो मृदु स्नेह भ्रंगण नस्य का पर्याय है। और तीक्ष्ण जो है, किसी को जब हम शोधन कराते हैं, तीक्ष्ण शोधन को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेचन। ठीक है। ये पर किसके बारे में पूछा जा रहा है? कौन सा? मध्यम। जो मध्य है वो धूमपान पूछा जा रहा है, मध्यम। ठीक है। तो मध्य जो है वो किसका पर्याय है? मध्य जो है किसका पर्याय है? प्रायोगिक धूमपान का पर्याय। ठीक है। तो इस हिसाब से आप सभी को मालूम है कि सबसे ज्यादा प्रायोगिक यानी मध्य धूमपान वो 40 अंगुल बताया बागभट्ट ने। 40, क्योंकि चरक 36 बताते हैं, सुसुत 48 बताते हैं, ब्रंगण 32 ही है पूरा, जैसा दूसरे आचार्य बताते हैं। और रेचन जो है वो 24 अंगुल है, जैसा सभी आचार्य बताते हैं, क्योंकि बागभट्ट ने अलग बता रखे हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है? 40 है। क्योंकि माध्यम जो है, मध्यम दो जो धूमनेत्र होता है वो प्रायोगिक का भेद होता है, प्रायोगिक का पर्याय होता है। अब आते हैं विरेच स्नेह अथवा तू स्नेह युक्तम विरेचना। अब इसमें स्वेदनम स्नेह युक्तम नहीं लिखा है, तो ये पक्षाघात आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है। रक्तपित्त में विरेचन लिखना होता है, तो यहाँ पर आपका ऊर्ध्व रक्तपित्त शब्द कहीं ना कहीं लिखना पड़ता, तो ये भी नहीं हो सकता है। परिस्थिति को देखते हुए बात रक्त में विरेचन कराते हैं, तो इसमें देखते हुए अपन बात रक्त आंसर अपने आप ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। बात रक्त इसका आंसर है। फिर और आचार्य बागभट्ट ने सूक्ष्म अक्षिपाक में किस तेल का नस्य बताया है? तो सूक्ष्म अक्षिपाक में आचार्य जो बागभट्ट हैं उन्होंने अणु तेल बताया हुआ है। बिल्व तेल आपको मालूम है वो बाध्यरिका रहता है।
जात्यादि तेल हमेशा व्रण रोपण करता है। मांस तेल हमेशा ब्रश यानी बाजीगरक होता है। और ब्रश भी होता है और वात व्याधि की जो होता है उसमें मांस तेल और महामांस तेल दोनों आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर अणु तेल है। फिर आओ मस्टर्ड प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ विच कौन कौन सी है ना। तो आपको हमेशा मालूम है कि बाकी लोग जो है ट्रैफिक का पालन करते हैं, पर टेम्पो वालों को कोई लेना देना नहीं रहते हैं, वो अपने में मस्त रहते हैं। मस्टर्ड प्रोसेस टेम्पोरल कौन में होता है, फंडे का क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत कर सकता है। टेम्पो वाला मस्त। फिर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन फॉर बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक मालन्यूट्रिशन। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है आप लोगों को नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत, न्यूट्रिशन प्रोग्राम में, CHO वाले क्लास में भी पढ़ाया है। तो यहाँ पर जो लिखा है एक्यूट और क्रोनिक, जो दोनों एक्यूट और क्रोनिक के कारण पूछा है, नोट्स में ऐसा ना लिख के थोड़ा सा नोट्स में ये लिखा रहता है लो वेट फॉर एज, लो वेट फॉर हाइट और लो वेट फॉर जो है एज, ये नोट्स में लिखा हुआ है। और इसको जो लो वेट, जो जो लो हाइट फॉर एज होता है, इसी को बोल, ये जो हाइट कम होती है, हाइट वैसे भी किसी की एक दो दिन में कम नहीं हो सकती, वो लंबा पीरियड चलेगा। हाइट आप चाहो कि जैसे आपका बच्चा है उसकी हाइट नहीं बढ़े, तो वो 1 महीने 2 महीने या 1 साल में नहीं दिखेगा, वो 2-3 साल बाद दिखेगा कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है ना। 1 महीने 2 महीने में आप पता नहीं लगा पाओगे कि बच्चे की हाइट बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। तो हाइट वाला कभी भी एक्यूट नहीं हो सकता, हाइट वाला हमेशा क्रॉनिक होगा। ये तो कॉमन सेंस है, मतलब कॉमन सेंस है ये तो। अगर इतना कॉमन सेंस आप नहीं पढ़ते समय सोचते हो तो फिर थोड़ा सा दिशाहीनता है ना। तो ये क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन के कारण होता है, और ऐसे बच्चों को ही कहते हैं अपन डार्फिज्म, डार्फिंग, ऐसे बच्चे को बोलते हैं स्टंग, टिंगू राजा। वेट, वजन, अभी मुझे याद है मेरे बच्चे का, हम लोग पचमढ़ी गए थे, और पचमढ़ी में धूप छांव में, वहां तो पता नहीं चला, सब सहन करके आके बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, तो एकाएक उसका 1 किलो वजन कम हो गया। वजन कम होना हमेशा जो है एक्यूट माल न्यूट्रिशन में आता है। जल्दी वजन एकाएक घटता है बच्चों का, उसमें टाइम नहीं लगता है, ये एक्यूट माल न्यूट्रिशन का होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन वास्टिंग, है ना। दस्त लग गए और मसल वास्टिंग हो गई, बच्चे का वजन जो है कम हो गया, एमेकिकेशन, भूख नहीं लग रही, उल्टी हो रही, लू लगने में अक्सर ऐसा होता है। और ये जो वेट फॉर एज होता है, वेट फॉर एज के हिसाब से जो नहीं होता है, वो उसको हम हमेशा अंडर वेट ही कहते हैं, उसको अंडर वेट कहते हैं। ये होता है बहुत, यानी दोनों से, एक्यूट प्लस क्रोनिक। इसका आंसर यहाँ पर ए है, ये। फिर आते हैं आपके निहिलिस्टिक आइडियाज आर सीन इन विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। तो मेनिया में, साइजोफ्रेनिया में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस में, डिप्रेशन में ऐसा होता है। इसको जो निहिलिस्टिक आइडियाज कहते हैं, इसको बोलते हैं शून्यवादी विचार। व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, उसको शून्यवादी विचार आते हैं। वो बोलता है और वैल्यूज आर बेसलेस, बोले क्या करना है इतना पैसे कमा के, क्या हो जाना है, फिर जीना है, फिर मरना है, ऐसा शून्यवादी विचार उसको आने लगते हैं, उसको बोलते हैं निहिलिस्टिक आइडियाज, डिप्रेशन का है। फिर आओ गाइनोस्कोपी इज यूज्ड टू एग्जामिन आई फॉर द विच ऑफ फॉलोइंग। इंटीरियर चैम्बर में जो पस जमा हो जाती है उसको देखने के लिए होती है गाइनोस्कोपी, एंगल ऑफ इंटीरियर चैम्बर में देखते हैं, इससे एग्जामिन करते हैं। भारत सरकार के आयुष विभाग द्वारा किस औषधि को राष्ट्रीय औषधि के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है? ये तो आप सभी को, रूबिया कार्डिफोलिया जो है मंजिस्टा है, बेकोपा मेनियरी जो है एंद्री है, टर्मिला चेबुला जो है वो हरितकी है, और टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया वो गिलोय है। क्या आंसर है? ऐसे क्वेश्चन तो पूछवा लो तो फटाफट बन जाते हैं। गिलोय। फिर आओ चरक अनुसार अल्सर रोग में कौन सा चिकित्सा कर्म किया जाता है? तो अल्सर को विसूचिका की चिकित्सा जो है
वो उनका विकरण कहाँ आता है? चरक विमान अध्याय दूसरे में आता है ना। अलसक पिशाचों का आम दोष है, उसका पर्याय आता है। अलसक में खाना आलसी होकर बैठा रहता है अमाशय में, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या कराना चाहिए? वमन कराना चाहिए। वमन कराने के बाद में उधर में थोड़ा सा उसको स्वेदन कराओ, डिस्कम्फर्ट कराओ, और फिर बाद में जो बच जाए उसको बढ़ती दे के निकाल दो। वमन, स्वेदन और बढ़ती चिकित्सा होती है। फिर आओ, किस धातु के क्षय होने पर स्पिक ग्रीवा उदर शुष्कता देखने को मिलती है? ये मांस क्षय का है। मांस क्षय होने पर स्पिक उदर ग्रीवा शुष्कता देखने को मिलती है। फिर आओ, बीजम भवती कार्मुक कम, किस शोधन कर्म की फलश्रुति है जिसमें बीज जो है कार्मुक हो जाता है? तो बीज हम शुक्र को भी कहते हैं, है ना। तो निम्नलिखित ये विरेचनी अपान वायु से संबंधित है। अपान वायु अपने काम से फ्री होगी तो दूसरे काम में भी काम कर पाएगी। तो यहाँ पर वमन निरुवेचन से तो फायदा होना नहीं इस चीज का, विरेचन आंसर है इसका। फिर आओ, मद्यपानोत्थ मदात में मद कारक मध्य का प्रयोग किस प्रकार का उपसय है? तो ये तो हमने एक फंडा बनाया था, अगरू की मध्य में तैरना। अगरू वाला, मध्य वाला और तैरने वाला, यानी कि गुरु स्तंभ में तैरना, ये सभी हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी जो है वाले के होते हैं। क्योंकि हम मध्य की बात कर रहे हैं तो मध्य जो है वो अन्य में आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा डी, है ना। अगरू औसत में आ जाता और ये अन्य में आ जाएगा। फिर किसकी चिकित्सा के लिए मधुरो औसत सिद्ध किस नवनीत का अभियंता प्रयोग करने का निर्देश है? तो बदरोदक लिखा रहता है, बदरोदक यहाँ नहीं लिखा है, तो बदर को कोल भी कहते हैं, कोलोदक भी सही है। ठीक है, चंदनों में डाल का लेप लगाते हैं, कोलोदक देते हैं। तीन जो है प्रसद हरण, इनके मशक के मांस के साथ त्रिफला देते हैं। ये सब चिकित्सा किसके रोग में बताई गई? फिर अतिसार के समान चिकित्सा किस में करते हैं? तो अतिसार का स्वेद वाले में तो ज्वर करते हैं, अन्य में तो आमदोष की करते हैं, पुरीस वाले में अतिसार के समान चिकित्सा करते हैं, पुरीस वैसोतस में। सूची पासम न बसती किस पटलगत तिमिर का निदान लक्षण है? तो ये जो है ये तो फंडे का क्वेश्चन है। अपन कहते हैं कि इसमें दो कैरेक्टर होते हैं, सुई धागा, तो पिक्चर भी बन चुकी। दो कैरेक्टर होते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता, द्वितीय पटल का है ये। सुई में धागा ना परो पाना द्वितीय पटल का होता है। फिर आओ, दोष की गंभीरता से रक्त मोक्षण का कराने का उत्तरोत्तर क्रम निम्न में से किसमें अंकित है? ये बात वो उत्तरोत्तर क्रम में, यानी सबसे ज्यादा तो शिरावेदन से ही रक्त मोक्षण होता है, सबसे कम प्रच्छान से होता है। तो ये वाला तो हो नहीं सकता। प्रच्छान के बाद में जलों का अलावू सींग ले रहा है, सींग में तो ज्यादा होता है, तो जलों का वाला सही आंसर है, बी आंसर सही है। और इसको याद रखने का तरीका होता है पीजी, प्रच्छान जलों का। पीजी से हमें क्या है? पीजी में हमें आशा है कि हमें कोई शिरावेदन सिखा देगा, है ना। यूजी में तो ज्यादा नहीं कर पाते, पीजी में आशा है कि सिखा देगा कोई। पीजी यानी प्रच्छान, और जलोका को मैंने पीजी बोला है, आशा अलाबू सिंह को बोला है। और क्या सीखने की बात की रही है? शिरावेदन। फिर आओ, काश्यप अनुसार रोमहर्ष अंगहर्ष और मूत्र काले चा वेदना, है ना। मूत्र काले चा वेदना, रोमहर्ष और अंगहर्ष और मूत्र काले वेदना दो रोगों में देखने को मिलती है, लेकिन रोमहर्ष और अंगहर्ष के साथ जो है आपको मूत्र कच्छ में देखने को मिलती है। काश्यप के वेदना अध्याय का है, इसका आंसर जो है मूत्र कच्छ। फिर आप 66वां क्वेश्चन, किस परिस्थिति में शोधनार्थ मृदु वीर औसत देना चाहिए? दुर्बल रोगी में देना चाहिए, अशोधित अल्प दोष में देना चाहिए, अपरिज्ञात कोष्ठ में देना चाहिए? मृदु औसत इन सभी कंडीशन में देना चाहिए भैया। जिसमें सब कुछ ठीक है उसमें तो मध्यम कोष्ठ, मध्यम औसत दी जाती है। फिर और चरक अनुसार उदावर चिकित्सार्थे बल कोष्ठ व्याधि ज्ञात करके एरंड तेल की मात्रा कितनी दी जाती है? तो उदावर चिकित्सा में बल कोष्ठ ज्ञात करके एरंड की जो मात्रा बताई गई वो 5 फल बताई गई। ऐसे जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है तो अपन 3-4 चम्मच दूध में डालने के लिए बोलते, वैसे यहाँ पर चरक ने 5 फल बताई। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, आगे से रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, नया है यहाँ तो। फिर आप वर्धमान पिपली रसायन का प्रयोग निम्नलिखित में किस रोग में करते हैं? तो यहाँ वर्धमान पिपली रसायन का प्रयोग कामला पांडु क्लीदर में और अर्थ में कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो ये बिल्कुल इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। अगर केवल एक वर्धमान ना लिख के पिपली रसायन लिखते तो ये सही हो जाता। यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर राजस्पा होना चाहिए था, जो ऑप्शन में नहीं था तो ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था।
विरुद्धा नाम च सेवनात् किस सोदर दृष्टि का लक्षण है? ये तो विरुद्ध वाला क्वेश्चन तो फंडे का है। फंडे में कहते हैं अपन यूपीए के विरुद्ध, है ना? यूपीए यानी उत्पीड़न पे उत्पीड़न प्रपीड़न अभिघात से के कौन से जो है दूषित होते हैं, तो मज्जा व सोतस, यूपीए विरुद्ध मज्जा व सोतस का आंसर है। योजनाम सतम यातान खनेन सलिनाम, मतलब 100 योजन पैदल चलना चाहिए और जलाशय खोदना चाहिए। ये किसके लिए बोला? यानी कि एक्सरसाइज करो, वो निर्धन प्रमेय के लिए बोला गया। ये क्वेश्चन बहुत आता है, नोट्स में मैंने लिख भी रखा है। अष्टांग हृदय का है, अष्टांग हृदय चिकित्सा 12वां अध्याय है, उसका 37 सूत्र है। केराव बागवट के अनुसार गुड़ची साधित क्षीर किसकी चिकित्सा में प्रयुक्त होते हैं? तो गुड़ची साधित क्षीर बागवट में भी है और चरक में भी है। हलीमक की चिकित्सा में बताया। निम्न में से कौन सी व्याधि और चिकित्सा का मिलान सही नहीं है? उन्माद में करते हैं प्रतिधुन चिकित्सा सही है, काम की क्रोध, क्रोध की काम, हर्ष की है ना, शोक ईर्षा, ऐसा ईर्षा द्वंद, ये सब पढ़ते हैं उसमें। उसके अलावा रक्त में प्रतिमार खंडन ठीक है। लीन गर्भ में हर्षणी चिकित्सा, इक्का श्वास में व्यत्यास चिकित्सा, ये गलत है ना, क्योंकि व्यत्यास चिकित्सा जो है वो सहज कांस में करते हैं। किसमें करते हैं? सहज कांस में। ये क्वेश्चन भी पहले लगाया हुआ है अपन ने, व्यत्यास चिकित्सा का भी। फिर आओ अष्टांग संग्रह अनुसार शुद्ध धातु का अंजलि प्रमाण कितना होता है? आधा अंजलि, है ना। केवल जो भेल है, भेल ने शुक्र का प्रमाण जो है 1 अंजलि बताया है। फिर आओ अष्टांग हृदय अनुसार विष की चिकित्सा में ताम्र भस्म का कितनी मात्रा में प्रतिदिन सेवन करना चाहिए? तो ताम्र भस्म की मात्रा जो है वो 1 रत्ती बताइए। जो स्वर्ण भस्म देते हैं वो 1 साण मात्रा में है ताम्र विष की चिकित्सा में, और ताम्र भस्म जो है 1 रत्ती बताइए। फिर आप फीमेल यूरिथ्रा डेवलप फ्रॉम, फीमेल यूरिथ्रा कैसे डेवलप होता है? यूरोजेनाइटल साइनस से, वेंट्रल बर्ड से, सीलोमिक एपिथेलियम या बेसिको यूरेथ्रल कैनाल से। तो यूरेथ्रा है इसलिए कैनाल से डेवलप होगा। आंसर है बेसिको यूरेथ्रल कैनाल 35 का। फिर आते हैं हार्नियर ब्रूडियर रिफ्लेक्स जो है वो इज मेडिएटेड बाय, तो वो पल्मोनरी स्टेज रिसेप्टर से होता है। इसका आंसर ये है। सुश्रुत अनुसार कठिन अल्पमांस युक्त अल्पमांस युक्त स्थानगत व्रण में कौन सा कर्म कराना चाहिए? तो कठिन को हमेशा क्या किया जाता है? मृदु बनाया जाता है। अपसाधन उत्साधन तो सिंपल है, जो दबा हुआ होगा उसका उत्साधन करेंगे, जो उठा हुआ होगा उसका अपसाधन करेंगे। कठिन में मृदुकरण किया जाता है, जैसे अर्ज में मत्स्य मत्स्य कठिन होते हैं उसको मृदु किया जाता है। सुश्रुत अनुसार किस ओष्ठ रोग में चतुर्विध स्नेह का प्रयोग करना चाहिए? अब ये तो कॉमन सेंस क्वेश्चन है। स्नेह की काय की चिकित्सा है, तो स्नेह बात की चिकित्सा है। फिर आओ योग रत्नाकर के अनुसार बोल परपटी का रोगाधिकार क्या है? बोल परपटी जो है वो ब्लीडिंग रोकने के लिए सबसे अच्छी होती है। बोल परपटी का रोगाधिकार क्या है? रक्तपित्त। चरक अनुसार त्वक कंद क्षीर का संग्रह किस ऋतु में करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन तो पहले भी देखा हुआ है अपन ने, 3-4 बार कंटिन्यूस आया है। MPPSC जो है 2009 का जो पेपर लगाया था अपन ने, उसमें क्वेश्चन नंबर था 107, है ना। उसमें केवल कंद के बारे में पूछा था, कंद का संग्रह था। और MPPSC 2015 हमने लगाया था, उसमें क्वेश्चन नंबर था ये 13, उसमें त्वक के बारे में पूछा था। और HPPSC का भी पहले भी देख चुके हैं क्वेश्चन। HPPSC लगाया था अपन ने 2014 का, उसमें था क्वेश्चन नंबर 77। ये ब्रह्मास्त्र है, बार बार पूछा जा रहा है। त्वक कंद क्षीर का ML लेते हैं तो शरद में ग्रहण किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये आपके बेस क्लियर आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। ये थे 80 क्वेश्चन आयुर्वेद के, उसमें से 8-10 थोड़े नए थे, बाकी तो पुराने ही क्वेश्चन थे। अब अ, हिमाचल के जीके में आते हैं, तो इसमें लिखा है व्यास नदी के बेसिन में जलवायु परिवर्तन की अति संवेदनशीलता का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले को शामिल नहीं किया गया है? व्यास नदी तो इस साइड है, मनाली साइड। ऊना थोड़ा अलग है, ऊना तो हमीरपुर साइड है। इसका आंसर ऊना है भाई। फिर आओ हिमाचल प्रदेश में बौद्धिक संपदा के अंतर्गत पेटेंट प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयत्नों में शामिल किस जिले की चीजों को सर्वाधिक संख्या है? कहाँ की जो है पेटेंट कराई गई है? तो
इसका आंसर है चंबा। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रही सिल्वर कार्ड योजना के बारे में निकलों में से कौन सी बात सही नहीं है? कार्ड की कीमत 20 रुपये मात्र है, 20 रुपये का टिकट लो घूमो, कार्ड की वैधता 2 वर्ष की है, कार्ड के किराए में 50% की छूट है। छूट कैसे देगा यार लॉन्च करते हुए? यही सही नहीं है भैया, महिलाओं के लिए लिख दी तो समझ में आता। कार्ड दूसरे के राज्यों में भी निगम की बसों से 18 किलोमीटर तक यात्रा करने पर मान्य है। ठीक। 2011 की मतगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस धर्म के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? हिमाचल में कौन है? जनजातीय क्षेत्रों में कौन है? धर्मशाला कहाँ है हिमाचल में? बौद्ध हैं। शिव नगरी औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? औद्योगिक क्षेत्र वाला जिला जो है वो चंबा जिला है। तेरह वित्त वर्ष 2016-17 में हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में गौण क्षेत्र का योगदान राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में कितने प्रतिशत रहा? तो यह बहुत ज्यादा रहा, सबसे ज्यादा रहा, 39.96। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय आजीविका मिशन का कार्यान्वयन अब तक कितने विकास खंडों में हुआ है? उसका आंसर है बी। वैसे आपको मालूम होना चाहिए, आजीविका मिशन होता है उसी में आते हैं आपके ये स्व सहायता समूह। फिर हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई प्रयास प्लस स्कीम किस कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए है? इसका आंसर है 6वीं से 8वीं। प्रयास करो फिर दोबारा स्कूल में आ जाए, अच्छे से पढ़ ले। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत विकास के लिए तीसरे चरण में निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा विकास खंड शामिल नहीं किया गया है? इसका आंसर है बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश की नई जल विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस परियोजना की जेनरेशन क्षमता सबसे अधिक अंकित की गई है? इसका आंसर है बटसेरी। 13 अक्टूबर 2018 में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जो भयंकर तूफान आया था उसको क्या नाम दिया गया था? तितली। सही है। फिर आए, सिक्किम में बना पहला हवाई अड्डा कहाँ है? पाकयोंग, गंगटोक, तेगी, क्यूजिंग। 92 का आंसर जल्दी। एक वो स्मृति का कारण जो बताए गए हैं आयुर्वेद में, दृष्टम सुतम अनुभूतम, तो देखा हुआ सुना हुआ, और तीसरा जो अनुभूत किया हुआ था ना वो कभी गलत नहीं होता। तो हमने तो अनुभूत किया हुआ है कि गंगटोक में तो कोई एयरपोर्ट है ही नहीं, वहां तक जाता नहीं। ये पाक योंग में हमने बहुत टिकट बुक करने की कोशिश की थी, कोलकाता से फ्लाइट जाती थी, पर वो ये भी मौसम के कारण सीमित समय के लिए चलता है, क्योंकि गंगटोक को जो बागडोगरा एयरपोर्ट है, मतलब नियरेस्ट एयरपोर्ट जो सिक्किम से पड़ता है वो बागडोगरा पड़ता है, बागडोगरा। ये एक आर्मी कैंट का एयरपोर्ट है जो कि दिल्ली से यहाँ से फ्लाइट जाती है बागडोगरा। बागडोगरा से आप सिक्किम भी जा सकते हो और आप भूटान भी जा सकते हो। भूटान भी उतनी दूरी पे है जितना सिक्किम है, पास है दोनों। तो ये एयरपोर्ट बागडोगरा पड़ता है जो कि दिल्ली से फ्लाइट आपको मिलती है वहाँ जाने के लिए। लेकिन ये सिक्किम में एक बनाया गया है ये पाकयोंग, पर वो मौसम साफ होने पर बहुत सीमित समय में खुल पाता है, और यहाँ पर केवल कलकत्ता से फ्लाइट है। फिर आते हैं आपके, कांग्रेस पार्टी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पास किया था? यहाँ तो आंसर वर्धा दिया हुआ है, ये लोग कुछ तो भी बोल रहे हैं। वर्ष 1951 ईस्वी में IMF से कर्ज लेने के लिए भारत ने कितना सोना गिरवी रखा था? इसमें सही मात्रा नहीं दी है तो ये कैंसल क्वेश्चन है ना। कितना रखा है नहीं बता सकते, राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है भैया, ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया था हमने। कितने टन रखा था नहीं पता। फिर अब चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? ये नहीं बता। डल झील है, अनुभव के बाद है, यहाँ पर हमने खुद बोट चला लाए हैं, यहाँ तो डल झील है, उड़ीसा में है आपका चिल्का झील। सही बात है। उदय पैलेस, उदय सागर, फतेह सागर। केरल में कौन सी है? केरल में पेरियार भाई।
ये आंसर है उड़ीसा। फिर आओ, वर्ष 2018 का शांति नोबेल पुरस्कार पाने वाली नादिया मुराद किस देश की हैं? नादिया मुराद नाम तो है इराक। सिरिल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति हैं? मतलब साउथ अफ्रीका। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का क्या सिंबल है? डोंकी। स्विट्जरलैंड के किस कैंटन ने सितंबर 2018 में बुरके का प्रतिबंध लगा दिया था? सेंट गैलन। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? यमन, ताइवान, सर्बिया, भूटान। बताएं। ताइवान। ठीक है, ये था हिमाचल पीएससी का पेपर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।